नमस्ते बच्चों, हम देख रहे हैं अपना चैनल संस्कृत युग। हमने कारक चिन्ह शुरू किए थे। अब हमें आज पंचमी विभक्ति पढ़नी है, तो पंचमी का नियम देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर रीति शब्द आए तो पंचमी का प्रयोग होगा। अगर प्रभवती आपके आ जाए प्रभृति, तो भी आपको क्या ध्यान में रखना है कि पंचमी आ जाएगा। और आपके प्राक नाम आ जाए और आपके पूर्वम नाम आ जाए, आपके अनंतरम नाम आ जाए, अनंतरम, तो आपके कौन सा हो जाएगा, पंचमी का प्रयोग हो जाएगा। अगर आपके अनंतरम नाम आ जाए तो आपके पंचमी का प्रयोग हो जाएगा। तो आप देखिए अनंतरम के योग में भी आपके कौन सी हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। पूर्व के योग में भी आपके कौन सी हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। फिर पंचमी में अपादान कारक तो होता ही है, तो पृथक के योग में भी आपके कौन सी हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। पृथक के योग में भी आपकी कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और फिर आपके परम शब्द के योग में भी कौन सी हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। परम शब्द के योग में भी कौन सी हो जाएगी, पंचमी का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार आपको कुछ ये शब्द याद रखने हैं। फिर देखिए बच्चों, एक शब्द होता है अपने बही। शब्द क्या होता है, बही। तो बही के योग में भी कौन सी हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। आपके प्रभृति शब्द के योग में भी कौन सी हो जाएगी, पंचमी का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार आपको कुछ ये शब्द याद रखने हैं। फिर आपके हो जाएगा एक अन्य। फिर आपकी क्या हो जाएगा, अन्य। अन्य के योग में भी कौन सी होती है, पंचमी का प्रयोग होता है। अन्य के योग में भी कौन सी होता है, पंचमी का प्रयोग होता है। तो इन शब्दों के योग में आपकी पंचमी विभक्ति होगी। फिर देखिए बच्चों, आपके भू धातु, भू धातु के कर्ता के उद्गम स्थान में भी पंचमी का प्रयोग होगा। किसका होगा, पंचमी का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा, आपके पंचमी का। अब देखिए तीसरा नियम पढ़ते हैं अपन, जन धातु। जन धातु, जो जन धातु होती है उसके कर्ता का जो कारण होता है उसमें भी कौन सी होती है, पंचमी। जन धातु, जन धातु के कर्ता के कारण में पंचमी कौन सी हो जाएगी, पंचमी। अब देखिए बच्चों, चौथा नियम पढ़ते हैं, नियम पूर्वक, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में पंचमी। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में कौन सी हो जाएगी, पंचमी का प्रयोग हो जाएगा। फिर आपके अगला नियम पढ़ते हैं। आपके अगला नियम में सीधे ही जो अपन कारक पढ़ते हैं उसके हिसाब से हो जाएगा कि अपादान कारक के योग में, तो अपादान, अपादान कारक के योग में पंचमी। अपादान कारक के योग में भी आपके कौन सी हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। अगला देखिए आपके जुगुप्सा, जुगुप्सा प्रमाद, जुगुप्सा प्रमाद विराम, जुगुप्सा प्रमाद विराम अर्थ वाली, अर्थ वाली धातु के योग में पंचमी। योग में कौन सी होगी, पंचमी। अब देखिए अपन सातवां नियम पढ़ते हैं, भीतरा अर्थ वाली, भीतरा अर्थ वाली धातु के योग में पंचमी। भीतरा अर्थ वाली धातुओं के योग में भी आपके कौन सी हो जाएगी, पंचमी। तो इन पंचमी विभक्ति के 7 नियम आपने अच्छे से देखे। अब 8वां देखते हैं। 8वें में क्या हो जाएगा, 8वां नियम क्या है, तरप प्रत्यय के योग में, तरप प्रत्यय या
दो में या दो में एक को श्रेष्ठ बताने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये हमने कुछ नियम लिखे। इन नियमों को देखो, रीते, प्राक, पूर्व, अनंतरम, पृथक, परम, बहि, प्रभृति, अन्य। इन शब्दों के योग में आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। भू धातु के कर्ता के उद्गम स्थान में भी आपकी कौन सी हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जन धातु के कर्ता के कारण में भी आपकी कौन सी होगी? पंचमी होगी। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है तो पंचमी हो जाती है। अपदान कार्य के योग में भी आपके पंचमी होती है। जुगुप्सा, प्रमाद, विराम अर्थ वाली धातु के योग में आपके पंचमी होती है। भी, तरा अर्थ वाली धातु में भी पंचमी होती है और तरप प्रत्यय के योग में भी पंचमी होती है। तो हम इनके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, हम बही का उदाहरण लेते हैं। तो देखिए, बच्चे कक्षा से बाहर बैठे हैं, या किसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाहर जाओ। या फिर देखिए, वर्षा काले बही न गच्छ। वर्षा काल में बाहर मत जाओ। तो वर्षा काल में बाहर, घर से बाहर मत जाओ, अपन ऐसे लिखेंगे इसमें। तो वर्षा काले गृहात् बहि न गच्छ। तो आपके क्या हो जाएगा? वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। तो इस घर के नीचे आपको अंडरलाइन की हुई मिलेगी। तो आप क्या करोगे? बही के योग में पंचमी का प्रयोग हुआ है बता दोगे। अगला है, भू धातु के कर्ता के उद्गम स्थान में पंचमी होती है। तो देखिए, हिमालयात गंगा प्रभवती। तो आपको इसके नीचे अंडरलाइन मिलेगी। तो देखो, हिमालयात पंचमी है, बाकी भू धातु प्रभवती ये भू धातु के रूप है। तो आप कैसे लिखोगे? भू धातु योग्य पंचमी विभक्ति का प्रयोग। जन धातु, तो जन धातु में भी देखिए आप गो मायात, आप गोमात कर सकते हो। गोमात, वृश्चिक है, जायते। तो देखिए, इसमें आपके पंचमी का प्रयोग हुआ है। गोमात का मतलब गोबर, वृश्चिक यानी बिच्छू, जायते यानी उत्पन्न होता है। गोमात से बिच्छू उत्पन्न होता है, मतलब गाय के गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। गाय के गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। तो ये क्या था कि जन धातु के कर्ता, तो उत्पन्न कौन होता है? बिच्छू उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या है? गोबर। तो इसके अंदर कौन सी हो गई? आपके पंचमी का प्रयोग हुआ है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने पे। तो देखिए, आप ऐसे कर सकते हो, शिष्य अध्यापकात अधीते का मतलब पढ़ना होता है। किसी से अध्यापक से विद्या ग्रहण करता है तो से, अध्यापक से, तो अध्यापक में कौन सी हो जाएगी? पंचमी हो गई है। फिर जुगुप्सा, प्रमाद अर्थ वाली धातुओं में भी पंचमी होगी। भी, तरह अर्थ वाली धातु में पंचमी होगी। इस प्रकार आप इन 8 नियमों को ढंग से याद करेंगे तो आपकी पंचमी विभक्ति क्लियर हो जाएगी। अब अपन पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। अब अपन पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी के नियमों में देखिए, षष्ठी विभक्ति को पढ़ते हैं। षष्ठी के विभक्ति के नियमों में आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। तो हमें याद रखना है अधः, फिर हमें याद रखना है ऊपरी। तो देखिए, अधः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। और ऊपरी शब्द के योग में कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। तो आपको ये दो नाम याद होंगे। फिर आपको पूरे शब्द के योग में, फिर आपको क्या ध्यान में रखना है कि पूरे शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। फिर 4 नंबर पे आपको याद रखना है समक्षम।
क्या याद रखना है? समक्षम। फिर आपको याद रखना है समीपम। फिर आपको क्या याद रखना है? समीपम। फिर आपको 6 नंबर पे क्या याद रखना है? मध्य। क्या याद रखना है? मध्य। और उसके बाद आपको याद रखना है अंत। क्या याद रखना है? अंत है। क्या याद रखोगे? अंत है। तो और फिर आपको याद रखना है कृत्य। 8 नंबर पे क्या याद रखोगे? कृत्य। तो ये कुछ शब्द है, अगर आप इनको याद रखोगे तो आपकी षष्ठी हो जाएगी। तो देखिए, अधः, ऊपरी, पूरे, समक्षम, समीपम, मध्य, अंत, कृत्य, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि बहुत। बहुत में एक की तुलना करने पर बहुत में एक की तुलना करने पर देखिए बच्चों, आपके षष्ठी भी होती है, वह सप्तमी भी होती है। षष्ठी भी होती है और वह सप्तमी भी होती। तो देखिए, बहुत में एक की तुलना करने पर षष्ठी भी होगी और सप्तमी भी होगी। अब दोनों कैसी होगी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए, ये आ गया आपके कवि नाम। कवि नाम कालिदास है श्रेष्ठ। तो देखिए बच्चों, कवि नाम कालिदास है श्रेष्ठ है। कवि नाम कालिदास है श्रेष्ठ है, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो आपके इसके नीचे अंडरलाइन हो गई। तो ये कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है। ये कौन सी विभक्ति है? आपके षष्ठी विभक्ति है। तो कवि नाम कालिदास है श्रेष्ठ है। तो कवि नाम में श्रेष्ठ होने के कारण आप क्या लिखोगे कि श्रेष्ठ शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि बहुत में एक की तुलना करने में षष्ठी है। अब इसी वाक्य को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कविशु। कविशु कालिदास श्रेष्ठ है, कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ अंडरलाइन की हुई होगी तो आप इसको पहचान पाओगे ना कि सप्तमी है। तो आप इसको पहचान पाओगे कि इसमें कौन सी है? सप्तमी है। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई आपकी? सप्तमी विभक्ति। तो देखिए, कवि नाम और कविशु, इन दोनों को देख के आपको बताना है कि षष्ठी है या सप्तमी, क्योंकि बहुत सारों में एक की तुलना करने पर षष्ठी भी होती है और आपके सप्तमी भी होती है। तो ये नियम सप्तमी का भी है और षष्ठी का भी है। तो आपको याद हो गया होगा। फिर तमप, जब अपन किसी की तुलना करते हैं, बहुत सारों में एक की तुलना करते हैं, तो तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या लिखोगे? तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय के योग में, तमप प्रत्यय के योग में षष्ठी व सप्तमी। अपन षष्ठी और सप्तमी दोनों को साथ में ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तमप प्रत्यय के योग में षष्ठी व सप्तमी, यानी इसी प्रकार अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया, इसी प्रकार आपको षष्ठी और सप्तमी पहचाननी होगी। तमप प्रत्यय के योग में दोनों विभक्तियां होती हैं। अब देखिए, अपन सप्तमी के नियमों को साथ में ही पढ़ लेते हैं। सप्तमी के नियमों को साथ में ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए, दो नियम तो हमने पढ़ लिए जो सप्तमी और षष्ठी में सेम होते हैं। अब अगला देखिए, एक बार सप्तमी में मैं कुछ नियम बता देती हूँ आपको, वो थोड़े से याद रखने। देखिए, श्रद्धा नाम आ जाए आपके। श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा, विश्वास, संलग्न, चतुर, कुशल, शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति। तो
तो देखिए आपके इनके योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कौन कौन से शब्द है, श्रद्धा, विश्वास, लग्न, चतुर, कुशल शब्दों के योग में आपकी कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। अब देखिए दो दो क्रियाएं, दो क्रियाएं एक के बाद दूसरी क्रिया होने पर सप्तमी। अब तो देखिए बच्चों, दो क्रियाएं यानी दो एक ही लाइन में दो क्रियाएं होंगी तो उनमें क्या होगा कि एक के बाद दूसरी क्रिया होगी। जैसे राम के वन में जाते ही दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, तो एक ही लाइन में दो क्रियाएं हो रही, एक के बाद एक हो रही कि वो राम वन में गए, उसके बाद दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे में कौन सी हो जाएगी आपकी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति। तो अब देखिए आपके ये हो गई सप्तमी विभक्ति। क्या हो गई ये सप्तमी विभक्ति कि दो क्रियाएं यानी एक के बाद एक क्रिया हो तो सप्तमी होगी। श्रद्धा, विश्वास, लग्न, चतुर, कुशल शब्दों के योग में सप्तमी होगी। और बहुत में एक की तुलना करें तो षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। तमो प्रत्यय में षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। अब देखिए तुल्यवाची, तुल्यवाची शब्दों में, तुल्यवाची शब्दों में आपकी कौन सी हो जाएगी, षष्ठी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपके, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तुल्यवाची शब्दों में आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और अब सप्तमी का एक नियम और पढ़ते हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक अर्थात आधार में, आधार में सप्तमी। तो आधार में कैसे, जैसे देखिए निरपः सिंहासने, निरपः सिंहासने तिष्ठति, निरपः सिंहासने तिष्ठति। यानी देखो राजा बैठा तो है लेकिन कहाँ बैठा है, सिंहासन पर। तो बैठने का आधार क्या है, सिंहासन। तो सिंहासन में कौन सी हो गई है, सप्तमी। तो सिंहासन में कौन सी हो गई, सप्तमी। और तुल्यवाची शब्दों में कौन सी हो जाएगी, षष्ठी। तुल्यवाची शब्दों में कौन सी हो जाएगी, षष्ठी। तो इनको वापस देखते, अधः, ऊपरी, पूर्व, समक्ष, समीपम, मध्य, अंत और कृत्य के योग में षष्ठी होती है। बहुत सारों में एक की तुलना करें तो षष्ठी होती है। तम प्रत्यय के योग में षष्ठी होती है। तुल्यवाची शब्दों में षष्ठी होती है। सप्तमी को पढ़ते हैं कि बहुत में एक की तुलना करें तो सप्तमी होती है। तम प्रत्यय के योग में सप्तमी होती है। श्रद्धा, विश्वास, लग्न, चतुर, कुशल शब्दों के योग में आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक के बाद दूसरी क्रिया हो तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक अर्थात आधार के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है। तो अब देखिए अपन जैसे ऊपरी से संबंधित एक वाक्य बना के देखते हैं। जैसे देखिए ये आ गया आपकी वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष से ऊपरी खगा संति, वृक्ष से, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें विभक्ति कौन सी है। तो आप ऊपरी को देख के बता सकते हो कि ऊपरी योग्य षष्ठी विभक्ति, यानी ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऊपरी योग्य षष्ठी विभक्ति, ऊपरी योग्य षष्ठी विभक्ति। अब देखिए बच्चों जैसे आपके ये आ गया रामाय सह सीता गच्छति। आपके ऐसे एक लाइन दी हुई होगी और आपको कहा जाएगा संशोधनम, संशोधनम कृत्वा वाक्य,
लिखत यानी संशोधन करके आपको वाक्य लिखना है। तो देखिए ऐसे आपके एक वाक्य आएगा। संशोधन का मतलब होता है कि इसमें बदलाव कीजिए, संशोधन करिए, कुछ हटाइए और उसमें क्या सही है वो जोड़िए, यानी कुछ ना कुछ गलत दिया हुआ होगा। तो अब देखिए ये अपना जो कारक टॉपिक है इसी के द्वारा ये सही होगा। तो देखिए सह, क्या लिखा हुआ है सह। तो हमें पता है, हमने टॉपिक पढ़ लिया और हमें याद है कि सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। तो लेकिन यहाँ दी हुई कौन सी, देखो रामाय चतुर्थी है। तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, इसको बदलेंगे और इसमें तृतीय लिखेंगे। रामेण सह सीता गच्छति, रामेण सह सीता गच्छति। तो ये ऐसे बदलाव किया जाएगा। जैसे आपके ये आ गया, इसमें से कुछ लेते हैं अपन। जैसे देखो अधः है, अधः की वृक्षात, अधः वृक्षात, वृक्षात अधः जना तिष्ठन्ति। ये आ गया कि वृक्ष के नीचे लोग बैठे हैं। तो देखिए वृक्षात, इसमें पंचमी दी हुई है, जबकि हमने नियम क्या याद किया कि अधः के योग में कौन सी होती है, षष्ठी होती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे वृक्षस्य, वृक्षस्य अधः जना तिष्ठन्ति, वृक्षस्य अधः जना तिष्ठन्ति। तो ये आपके कारक टॉपिक 4 नंबर का आएगा। 2 नंबर में तो आपको विभक्ति पूछी जाएगी कि एक लाइन दे देंगे उसमें कौन सी विभक्ति है। और 2 नंबर का ये एक ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको गलत लाइन देगा और अगर आपको नियम याद है तो उसको ढंग से पढ़िए और उसमें सही विभक्ति लगाइए। तो इसके लिए आपको शब्द रूप याद होने चाहिए और जो मैंने नियम पढ़ाए वो नियम याद होने चाहिए। उसके जरिए आपके ये कारक टॉपिक पूर्ण होगा। और ये 4 नंबर का टॉपिक है, ज़रा से शब्द याद करने हैं और उससे आपके 4 नंबर का टॉपिक पूर्ण हो जाएगा।